नमस्कार, डॉक्टर जवाहर सूरीशेट्टी बोल रहा हूँ और आज ये चौथे पड़ाव में और अंतिम पड़ाव में हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। पहला डिस्कस किया कि क्या ज़रूरत आन पड़ी न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। दूसरा हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से इसकी प्रक्रिया रही या इसकी यात्रा किस तरह की रही 5 सालों की। हमने तीसरा डिस्कस किया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें हैं जो नई हैं। हमने बहुत सरसरी तौर पे लिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे असेसमेंट है अभी जो हमने टच नहीं किया, बीएड है जिसको टच नहीं किया, लेकिन मूलतः जो चीज़ें हैं वो हमने ले लिया है उसमें। अब इसमें क्या कमियां हैं या क्या त्रुटियां हैं इसके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। जब पहला ड्राफ्ट बना था तो ये कहा गया था कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी होना चाहिए और 3 लैंग्वेजेस क्या थे? लोकल लैंग्वेज, मदर टंग, नेशनल लैंग्वेज। इसमें कहीं पे भी अंग्रेजी का समावेश नहीं था। तो नेशनल लैंग्वेज हिंदी होता था, हिंदी या संस्कृत कहा गया था, और लोकल लैंग्वेज अगर मान लीजिए उड़ीसा में है तो उड़िया है, और कोई तमिलनाडु का बच्चा अगर उड़ीसा में पढ़ रहा है तो उसका मदर टंग तमिलनाडु था, तमिल था। तो ये 3 भाषाओं की बात कही गई थी। तो कई जगह से जब फीडबैक आया तो उसमें कहा गया, एक तो इंग्लिश को छोड़ दिया गया है, दूसरा है आप ऐसा लग रहा है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी में आप हिंदी की जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो, हिंदी या संस्कृत की। तो इसलिए उसके बारे में शांत रहना बेहतर समझा, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उस विषय में शांत न रहकर अगर आप तीसरी भाषा को वैकल्पिक कर दें, और ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, कि आपको किस भाषा में पढ़ाया जाए, उसमें 3 विकल्प दिए गए थे कि आप लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएं या मदर टंग में पढ़ाएं या हिंदी या संस्कृत में पढ़ाएं। तो इसलिए कई लोगों की आवाज़ें उठी। तो 2 तो ज़रूर होना चाहिए और तीसरा भी वैकल्पिक कर देना चाहिए कि अगर आप चाहो तो लोकली इंग्लिश में पढ़ाओ या हिंदी में पढ़ाओ या संस्कृत में पढ़ाओ। तो ये एक आवाज़ उठी थी, उसकी क्लैरिटी आनी चाहिए। हाँ, खैर हर स्टेट में अपनी पॉलिसी बनेगी इस पॉलिसी के आधार पर, हाँ, तो उसमें ये लाया जा सकता है। दूसरा एक मेजर इशू है, क्योंकि मुझे लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट है इसमें, कि हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया था अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ECC, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो पहले 5 वर्ष जिसकी हमने बात करी थी 3 से 8 वर्ष के, उसको इतना महत्व दिया गया है कि अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए, ये है वो है। लेकिन जो पढ़ाने वाले हैं उनके लिए अनिवार्यता बीएड होने की ज़रूरत है, ये कहा गया है, और बीएड की भी प्रारूप बदला गया है कि 12वीं के बाद अगर आप बीएड करते हैं तो 4 साल का होगा। जैसे बाकी स्नातक के लिए कहा गया 4 साल का होगा, ये भी 4 साल का होगा। अगर आप 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं तो 2 साल का होगा, और अगर 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं तो 1 साल का होगा। ये 3 प्रारूप हैं बीएड के जो नई नीति में बनाया गया है। लेकिन मेरा कहना है कि बीएड, हमको पता है कि बीएड की स्थिति क्या है, कितना पढ़ते हैं लोग, कॉलेज कितना जाते हैं, ऑलरेडी जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो टीचर भी बीएड करते हैं। तो बीएड को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पूरी शिक्षा नीति जो टीचरों पर आधारित है, और जो टीचर हैं वो पिछली पीढ़ी के हैं, वो इन बच्चों के साथ फन लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और ये सब चीज़ों का प्रशिक्षण इनको दिया जाना चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको आदत नहीं है, उनको किताब खोल के पढ़ाने की आदत है। हाँ, तो आप ज़्यादातर टीचर्स को जब तक ट्रेन नहीं करोगे वो बेकार हो जाएंगे, और वो ट्रेनिंग क्या होता है? बीएड होता है, और वो अनिवार्य है। लेकिन पहले 5 साल जो बच्चों को पढ़ाना रहता है, जिसके लिए कि पहले बीएड नहीं होता था, तो डीएड होता था जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए होता था, और एनटीटी होता था या नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, जो कि बहुत ही क्लियरली ट्रेनिंग दी जाती थी कि खेल के साथ किस तरह से पढ़ाया जाए। उसका उल्लेख पूरा गायब है एजुकेशन पॉलिसी से। तो मेरा ये सवाल था कि बीएड में क्या मूलभूत सुधार ये होगा कि हम नर्सरी के बच्चों को या छोटे बच्चों को किस तरह से खेल खेल में पढ़ाएं, इसके बारे में चर्चा होगी, या उसमें कुछ पाठ्यक्रम ऐसा होगा। नहीं तो बीएड के जो छात्र छात्राएं हैं वो नर्सरी के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए बहुत स्पेसिफिक ट्रेनिंग लगती है। हाँ, क्योंकि वो उनको पढ़ाना आसान नहीं है, उनको एक जगह बिठाना आसान नहीं है, दूर की बात है पढ़ाना।
तो एक तो ये है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड अनिवार्य है, क्या ये सही है, और अगर सही नहीं है तो विकल्प क्या है, इसके बारे में शांत है एजुकेशन पॉलिसी। दूसरा है कि स्टेट्स में इसकी आवाज़ गूंज रही है कि अगर यूनिवर्सलाइजेशन होता है तो क्या ऐसा है कि सेंटर सारा कुछ अपने हाथ में ले लेगी, तो स्टेट में कोई पावर ही नहीं रह जाएगा शिक्षा के मामले में। और उनका ये कहना है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, हाँ, जहाँ शिक्षा कुछ अलग स्तर का है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका जहाँ एक अलग स्तर का है, तो या पौंडीचेरी, हाँ, तो दोनों में अगर एक ही चलेगा तो हमारे बच्चे पिछड़ते ही चले जाएंगे। इस तरह की बातें कही गई है। तीसरी बात है कि इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। क्या रिजर्वेशन होगा, नहीं होगा, और अगर होगा तो क्या फ़ायदा होगा, नहीं होगा, ये। चौथा है कि राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार कानून का इसमें एक महत्वपूर्ण रोल होता था, जो 6 से 14 साल की उम्र में बच्चों को शासन द्वारा पढ़ाई का व्यय उठाया जाता था। तो ये व्यय के बारे में कोई जिक्र नहीं है कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू रहेगा। वैसे भी शासकीय स्कूल के बच्चों में कमी आ रही है, उसका कारण शिक्षा का अधिकार कानून है, तो क्या इस वजह से उसको शिथिल किया जा रहा है? तो शिक्षा के अधिकार कानून के बारे में कुछ बातें नहीं कही गई हैं, इसमें शांत है एजुकेशन पॉलिसी में। जबकि शिक्षा का अधिकार कानून या तो हम उसको स्क्रैप कर दें या तो उसको परिवर्तित कर दें, लेकिन इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है इस पॉलिसी में। चौथी बात है कि उच्च शिक्षा में जब हम बच्चों को विकल्प देते हैं, चाहे वो 9th, 10th, 11th, 12th में हो या उच्च शिक्षा में हो, तो कॉलेज पर ये बर्डन आएगा कि अगर मान लीजिए मैंने पूरा मेनू कार्ड खोल के रख दिया, हाँ, और उसमें 20 सब्जेक्ट हैं, तो अगर एक एक बच्चा एक एक सब्जेक्ट चुनता है और 20 बच्चे हैं, तो मैं 20 टीचर लाऊंगा कहाँ से? तो उसको थोड़ा सा और कि हमने मान लीजिए कि ये 6 सब्जेक्ट आप ऑफ़र कर सकते हो, इसमें से आप चुन लीजिए, या ये 8 सब्जेक्ट ऑफ़र कर सकते हो। कॉलेजों के लिए या विश्वविद्यालयों के लिए इतने टीचर रखने मुमकिन नहीं है एक एक बच्चे के लिए, अगर आपने मेनू कार्ड खोल के रख दिया तो। लेकिन इसके जैसे कई जगह ये करते हैं कि ग्रुपिंग हो जाता है, वो ग्रुपिंग में से आप इसमें से 2 चुन लीजिए, उसमें से 2 चुन लीजिए, और विकल्प इतना ज़्यादा रहता है कि आप उसमें से चुन सकते हैं। तो ग्रुपिंग अगर किया जाए तो बेहतर होगा कि कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, ये स्ट्रीम, वो स्ट्रीम करके स्ट्रीम्स बना के उसमें से एक एक 2 सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं, ऐसा बोला जा सकता है, तो बेहतर होगा। इंस्टेड ऑफ पूरे सब्जेक्ट्स को खोल के रख दें, उससे कॉलेजों को प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ आ सकती है, और हमको इम्प्लीमेंटेशन भी देखना चाहिए, सिर्फ नीति के तौर पे नहीं देखना चाहिए। और अंतिम बात यह है कि इसमें जैसे कुछ अच्छी बात कही गई है कि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस में स्कूल कॉम्प्लेक्सेस कहा गया है, जिसमें 4, 5, 10 स्कूलों के बीच में एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, जिसमें कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है। तो जिन प्राइवेट स्कूलों में भी अधोसंरचना की कमी रहती है, जो इस पॉलिसी का सर्वे हुआ था उसमें ये पता चला था कि 80% स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें फ़ीस 1000 रुपये से कम है, कोई 300 है, कोई 200 है, कोई 400 है। तो क्या वो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर सकता है इतने कम पैसों में? जब वो पढ़ा रहा है, वो एक अच्छा काम कर रहा है वहाँ पे ग्रामीण इलाकों में, जो 300 रुपये में पढ़ा रहा है। और कई लोगों का रुझान है कि हम शासकीय स्कूलों से हटा के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालें, ताकि कम से कम डिसिप्लिन से पढ़ाई तो होगी, कम से कम ये सोचते हैं। तो उन स्कूलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं, जिसमें शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस होगा। लेकिन मेरा कहना है कि कुछ स्कूल आज की तारीख में बच्चे कम हैं करके बंद कर रहे हैं, हाँ, और अभी हम कह रहे हैं कि इन स्कूलों का स्प्रेड बढ़ाना है। तो मुझे लगता है ये विरोधाभास है, या तो फिर कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि राइट टू एजुकेशन या शिक्षा के अधिकार कानून की वजह से प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चे भाग रहे हैं। उससे क्या ये तो नहीं है कि अनदेखी हो जा रही है गवर्नमेंट स्कूल्स के क्योंकि बच्चे कम हो रहे हैं? तो क्या ये ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ सभी बच्चे अगर भाग जाएंगे तो हम गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दें? ऐसा गवर्नमेंट स्कूल 65-70% तक के बच्चे जाते हैं,
और वो हमारी लाइफ लाइन है। जिस तरह से रेलवे हमारी लाइफ लाइन है ट्रांसपोर्ट की, उस तरह से सरकारी स्कूल जो हैं हमारी लाइफ लाइन है, जहाँ शिक्षा फ्री में दी जाती है, वहाँ खाना भी दिया जाता है। प्राइवेट हाथों में ये 65-70% अगर दे दिया जाए तो शायद जो सोशलिस्ट स्टेट की बात कही गई थी वो फुलफिल नहीं होगा, या हमारे बच्चों को सभी को शिक्षा का अधिकार जो मिलना था वो शायद मिल नहीं पाएगा, क्योंकि कई तरीके हैं हमको बच्चों को भगाने के लिए अगर मुझे सूट नहीं करता है तो सरकार का शिक्षा में होना तो बिल्कुल जायज़ है और होना भी चाहिए, लेकिन उसके सुदृढ़ीकरण की बात नहीं की गई है इधर। हाँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और सब चीज़ों में किस तरह से हम उसको बेहतर बना पाएंगे और किस तरह उन टीचर्स को न्यू एजुकेशन के पॉलिसी के हिसाब से मोल्ड कर सकेंगे, इन चीज़ों की बात नहीं कही गई है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें जो अभी डिस्कशन बाकी है और जब फाइनल स्वरूप में ये पास होगा पार्लियामेंट में, मुझे लगता है कि इन त्रुटियों को भी सुधार होगा। लेकिन आज की तारीख में ये दिखती हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो जिनका समावेश होना चाहिए था, नहीं हुआ। वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो उसके इम्प्लीमेंटेशन को जोड़ेगी।